आज हम प्राचीन भारत के दो सबसे बड़े और दिलचस्प बदलावों पर बात करने वाले हैं। एक तरफ उत्तर भारत में गहरे दार्शनिक बदलाव हो रहे थे, तो ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत एक अद्भुत साहित्यिक स्वर्ण युग का गवाह बन रहा था। ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि विचारों की एक बड़ी क्रांति का दौर था। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, छठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति। दूसरा, दक्षिण भारत का संगम युग। तीसरा, संगम साहित्य और उसके महाकाव्य। चौथा, चोल, चेर और पांड्य राज्य। और पांचवां, उस समय का समाज और व्यापार। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, छठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति। उस दौर में लौह युग ने कृषि में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी, जिसे द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि खेती के लिए पशुओं की सख्त जरूरत थी, लेकिन पारंपरिक वैदिक कर्मकांडों में पशु बलि बहुत आम थी। इसी सीधे टकराव ने अहिंसावादी आंदोलनों को जन्म दिया और यहीं से जैन और बौद्ध धर्म जैसी नई विचारधाराएं सामने आईं। लेकिन दार्शनिक माहौल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, ये वाकई काफी विविध था। उदाहरण के लिए मक्खली गोशाल द्वारा स्थापित आजीवक संप्रदाय, जो पूरी तरह से नियतिवाद यानी भाग्य पर विश्वास करता था, और दूसरी तरफ था चारवाक या लोकायत दर्शन। ये पूरी तरह भौतिकवादी थे, मतलब इनके अनुसार सिर्फ वही सच था जिसे हमारी इंद्रियां महसूस कर सकें। कमाल की सोच थी ना। उत्तर भारत की इन वैचारिक क्रांतियों को समझने के बाद अब चलते हैं दक्षिण भारत के संगम युग की तरफ। शब्दों पे गौर करें तो संगम का मतलब ही होता है कवियों का समागम या मिलन। और ये कोई आम बैठकें नहीं थीं। ये पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में आयोजित होने वाली विद्वानों की विशाल सभाएं थीं, जिन्होंने आगे चलकर पूरी तमिल सभ्यता की साहित्यिक नींव रखी। ये ऐतिहासिक सभाएं मुख्य रूप से 3 चरणों में आयोजित हुई थीं। पहला संगम मदुरै में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा संगम कपाटपुरम में था, और ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्यम ही आज तक बचा हुआ है। और आखिर में तीसरा संगम उत्तरी मदुरै में हुआ, जिसने आज के विशाल संगम साहित्य को आकार दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने तीसरे विषय पर, संगम साहित्य और उसके विशाल महाकाव्य। इस साहित्यिक सुनहरे दौर में 5 महान महाकाव्य रचे गए थे, जिनमें से 2 सबसे प्रमुख हैं। पहला है इलंगो अदिगल द्वारा रचा गया जैन ग्रंथ शिल्पद्दिकारम, जो कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की बेहद मार्मिक कहानी है। और दूसरा है मणिमेखलय, जो असल में पहले का ही एक बौद्ध सीक्वल है। इसमें कोवलन और उसकी नर्तकी प्रेमिका माधवी की बेटी की आगे की कहानी बयान की गई है। इन महाकाव्यों की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए एक रोचक तुलना देखते हैं। शिल्पद्दिकारम को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम, क्रोध और विनाश की कथा है। वहीं मणिमेखले की तुलना ग्रीक महाकाव्य ओडिसी से की जाती है, जो दार्शनिक खोज और एक लंबी यात्रा का प्रतीक है। इस शानदार साहित्य को पीछे छोड़ते हुए अब नजर डालते हैं उस दौर के राजनीतिक परिदृश्य पर, यानी चोल, चेर और पांड्य राज्य। सुदूर दक्षिण का ये पूरा क्षेत्र 3 बेहद ताकतवर और अमीर राजवंशों के अधिकार में था। पहले थे चोल, जिनकी राजधानी पुहार थी और उनका प्रतीक था बाघ। दूसरे थे चेर, जिनका प्रतीक धनुष था। और तीसरे थे पांड्य, जो मदुरई से शासन करते थे और उनका शाही निशान मछली हुआ करता था। इन शासकों में अगर किसी एक का नाम सबसे ज्यादा गूंजता है तो वो हैं चेर वंश के राजा शेनगुट्टुवन। इनका इतिहास इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन्होंने ही पत्तिनी पूजा या कन्नगी पूजा की परंपरा शुरू की थी। देखिए कैसे एक महाकाव्य की नायिका यानी शिल्पद्दिकारम की कन्नगी यहाँ सीधे तौर पर राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बन गए। राजनीति के बाद आइए समझते हैं कि उस वक्त का आम जीवन कैसा था। हमारा 5वां और आखिरी विषय है संगमकालीन समाज और व्यापार। संगम काल का समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा था, जो उत्तर भारत की व्यवस्था से काफी अलग था। इसमें सुडूम यानी ब्राह्मण, अरसर यानी योद्धा, वेनिगर यानी व्यापारी और वेल्लालर यानी किसान शामिल थे। इस समाज में विद्वानों और योद्धाओं के साथ साथ खेती और व्यापार करने वालों को एक बराबर और बेहद ऊंचा सम्मान दिया जाता था। थोड़ी देर पहले हमने व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम का जिक्र किया था। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ भाषा के नियम नहीं थे, बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं का भी पूरा लेखा जोखा था।
इसमें विवाह के 8 अलग-अलग रूपों का वर्गीकरण है। जैसे आपसी प्रेम विवाह को पंचत्रिणयी कहा गया, व्यवस्थित विवाह या अरेंज्ड मैरिज को पेरुंदिणयी। और वाकई कमाल की बात यह है कि एक तरफा प्रेम के लिए भी इसमें एक विशेष शब्द था, कैक्लई। इस समाज का व्यापारिक कौशल इनके तटीय बंदरगाह शहरों में पूरी तरह झलकता था। उरैयूर और अरिकामेडु जैसे शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चमकते हुए केंद्र थे। यहां तक कि इन जगहों पर रोमन बस्तियों के सबूत भी मिले हैं। ये किनारे पूरी दुनिया के व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र थे। व्यापार के इस सिलसिले की बात करें तो चोल साम्राज्य सूती वस्त्रों का सरताज था। चेर बंदरगाहों से बेशकीमती काली मिर्च का व्यापार होता था और रोमन लोग इसके इतने दीवाने थे कि वे इसे खरीदने के लिए जहाज भर भर कर सोना लाते थे। वहीं दूसरी तरफ पांड्य साम्राज्य उस जमाने के सबसे आकर्षक और महंगे मोती व्यापार पर अपना दबदबा रखता था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक गहरा सवाल जहन में आना लाजमी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के वे भौतिकवादी दर्शन और संगम युग के वे महान साहित्यिक महाकाव्य, ये आज हमारी भारतीय सांस्कृतिक पहचान को किस तरह आकार दे रहे हैं? क्या आज के हमारे आजाद विचार उन्हीं प्राचीन क्रांतियों की बुनियाद पर खड़े हैं? ये वाकई में फुर्सत से सोचने वाली बात है।